अष्टमहास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों में से है। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? तो बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 8 स्थान आपको याद होना चाहिए। उसमें से जो रायगढ़ है ये नहीं है। बाकी लुम्बिनी भी बुद्ध जी से जुड़ा हुआ है, सारनाथ और बोधगया। रायगढ़ बुद्ध जी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर अष्टमहास्थान से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? तो जो गांधार कला शैली है ये आपकी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यूनान। ऑप्शन नंबर ए यूनान कला शैली, गांधार कला शैली यूनान। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो राजस्थान राज्य में जो हड़प्पा स्थल है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी कालीबंगा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? दक्षिण अफ्रीका से वापस महात्मा गांधी जी कब आए थे? राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 1915। ऑप्शन नंबर ए जनवरी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित था? तो वैशेषिक दर्शन विद्यालय से कणाद का संबंध था। ऑप्शन नंबर बी कणाद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहां से आया था? तो मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो ये आपका वेनिस से आया था। ऑप्शन नंबर ए वेनिस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 की आधी रात को संबोधित किया था और उनके जस्ट बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने ऑप्शन नंबर बी संबोधित किया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? तो बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से हर्मिका संबंधित है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी हर्मिका ये बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की एक बस्ती थी। आपको बताना है कि यह पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो मेहरगढ़ ये नवपाषाण काल की बस्ती थी और पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान एरिया है प्रांत है उसमें स्थित है। ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है। निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था आपका फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए हमने पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आ रहे 10,000 जीके के एमसीक्यू तैयार किए हैं। ये पीडीएफ आपको मिल सकती है जो भारत के सभी एग्जामों में पूछे जा रहे हैं 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन। ये 10,000 एमसीक्यू की पीडीएफ 300 रुपए की है। मात्र 1,000 बच्चों को, स्टार्टिंग के 1,000 बच्चों को ये 99 रुपए में मिलेगी ये पीडीएफ। तो जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए 30 साल से बार बार पूछे गए 10,000 जीके के एमसीक्यू नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। परचेस कर सकते हो, व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर लेना। जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक डैश के रूप में जाना जाता था। तो जयप्रकाश नारायण जी को प्रेम पूर्वक यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो जाना जाता था लोकनायक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए लोकनायक कहा जाता था जयप्रकाश नारायण को। इसका पहले वाला क्वेश्चन छूट गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में यहां पर जो दिए गए हैं उसमें से आपका भरहुत स्तंभ या स्तूप, ऑप्शन नंबर ए भरहुत स्तूप, ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी जो सभी आपके स्तूप हैं ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। चौखंडी, धामेक और आपका रामभर ये आपके स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो वैदिक भजनों या मंत्रों के संघों जो है संग्रह को संहिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी संहिता प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी? तो राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर सन 1605 ईस्वी में चढ़ाई की थी। ऑप्शन नंबर बी सन 1605 ईस्वी राइट आंसर है।
भारत का राष्ट्रगान जनगणमन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अधिवेशन में गाया गया। तो जनगणमन सबसे पहली बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता अधिवेशन राइट आंसर हो जाएगा। कालिंजर का किला जो मध्य काल के दौरान राजनीतिक रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण किला था, वो कहां पर स्थित है? तो कालिंजर का किला ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का बॉर्डर है लेकिन उत्तर प्रदेश में आता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश तो आपको ऑप्शन में नहीं है इसलिए उत्तर प्रदेश लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ऋग्वेद को 10 मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। कंबन ने निम्नलिखित में से किस भाषा में रामायण लिखी? तो कंबन के द्वारा जो रामायण लिखी गई है वो तमिल भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी तमिल भाषा राइट आंसर है। निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की? तो 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने की है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इत्माद उद दौला का मकबरा जिसमें पीटा ड्यूरा या पच्चीकारी के साथ सजावट की गई है कहां पर स्थित है? तो इत्माद उद दौला का मकबरा यह आपका आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी आगरा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था? तो मारवाड़ के राजपूतों से राणा कुंभा का संबंध नहीं था, बाकी तीनों लोगों का था। राणा कुंभा ये मारवाड़ के राजपूतों से संबंधित नहीं थे। मोहम्मद गौरी को 1191 में एक शासक ने हराया था, वो कौन थे? तो वो थे आपके चौहान। ऑप्शन नंबर सी चौहान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूरा नाम कमेंट करके बताइए कौन से चौहान थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबी संतत दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है किस किले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में कुंभलगढ़ का जो किला है ये इसकी दीवार दूसरी विश्व की सबसे लंबी दीवार में कहलाती है, संतत दीवार में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। जयप्रकाश नारायण को डैश की उपाधि दी गई? तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक कहा गया। ऑप्शन नंबर बी लोकनायक राइट आंसर हो जाएगा। और भाग 1 का ये है आखिरी क्वेश्चन इतिहास का। इसके बाद भाग 2 भूगोल चालू होगा। तो इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके आप बताएंगे। इसके बाद भूगोल, भूगोल के बाद पॉलिटी, पॉलिटी के बाद साइंस। पूरे क्वेश्चन देखो, मिक्स क्वेश्चन है, मजा आएगा पढ़ के। डैश को दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्ष कौन था? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू। लाहौर सत्र का जो है अध्यक्ष कौन था? कमेंट करके बताना भाग 1 का आंसर, जो भी आपका आंसर हो, ठीक है। और लास्ट में जब भाग 2 का 25वां प्रश्न आएगा तो उसमें लिख देना भाग 2 का आंसर, भाग 3 का आंसर, भाग 4 का आंसर। हर 25वें प्रश्न का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट करके। भाग 2 भूगोल स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका खगोलीय पिंड सूर्य, तारे और ग्रह हैं। समुद्र खगोलीय पिंड नहीं है, सूर्य, तारे, ग्रह खगोलीय पिंड हैं। कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तो यहां पर आपको राइट आंसर हो जाएगा तारे जो हैं ये खुद की रोशनी से चमकते हैं। चमकते आपके चांद भी हैं, दूसरे ग्रह भी हैं, लेकिन खुद की रोशनी से आपका तारा चमकता है, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर डी तारा सही आंसर हो जाएगा। सूर्य भी एक तारा है जिसकी खुद की रोशनी है। उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो एक मार्ग पर घूम रही है ना, एक रास्ते पर घूम रही है, उसको क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा उसको कहा जाता है कक्षा। जैसे पृथ्वी की कक्षा है ना, जिस पर वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, कक्षा। ऑप्शन नंबर बी। सूर्य और इनके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो सूर्य भी शामिल है और उनके चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड, तो ये सभी मिलकर सौर मंडल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सौर मंडल कहा जाता है। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा सौर मंडल का बुध ग्रह, ये सूर्य के सबसे नजदीक है। ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है, सबसे पास है। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? तो पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जा मुख्य स्रोत है सूर्य। ऑप्शन नंबर डी सूर्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सिंपल सी बात है, हमारा जो पृथ्वी है ये आपका कहलाता है ग्रह। ऑप्शन नंबर बी ग्रह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था, उसके बाद इसे उठाकर बाहर फेंक दिया? ग्रह नहीं माना जाता, हमारे सौरमंडल से बाहर फेंक दिया भैया, बोला तुम जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? यम या प्लूटो। प्लूटो को अब ग्रह नहीं माना जाता 2006 के बाद। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब 3/4 चांद दिखाई दे आपको तो उसको कहा जाता है उन्नतोदर चांद। ऑप्शन नंबर बी उन्नतोदर चंद्र या उन्नतोदर चांद। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाएगा, मतलब अमावस्या आ जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानोगे तो 15वें दिन आपकी चंद्रमा पूरी तरीके से अदृश्य हो जाएगा, अमावस्या कहलाएगी। ऑप्शन नंबर डी। रात्रि के आकाश में सबसे चमकीला वस्तु कौन सी होती है? तो रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु, सबसे बड़ी जो है, बहुत बड़ी दिखती है, तो चंद्रमा दिखता है सबसे बड़ा रात्रि के आकाश में हमें, सबसे चमकीला। तारे वगैरह दिखते हैं लेकिन बहुत छोटे। चंद्रमा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, सबसे चमकीली वस्तु दिखेगी। चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमावस्या के समय चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देगा? तो एक महीने में आधा चांद आपको 2 बार दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, एक महीने में 2 बार आधा चांद दिखाई देगा। चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भूपर्पटी पर पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो भूपर्पटी पर पाए जाने वाला दूसरा सबसे ज्यादा प्रचुर तत्व है आपका सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है भूपर्पटी पर। भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो जो भूकंप होता है, आता है, उसके दौरान भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होंगी। ऑप्शन नंबर बी भूकंपीय तरंगें राइट आंसर है। पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत है आपकी क्षोभ मंडल, सबसे नीचे है क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर डी क्षोभ मंडल राइट आंसर है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश के अंदर गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी पद्मा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा किससे जुड़ी हुई है? तो आंध्र प्रदेश यदि आप मैप पे देखोगे राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी है? तो भूटान, चीन और म्यांमार अरुणाचल प्रदेश से लगे हुए हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन और म्यांमार ये तीनों देश अरुणाचल प्रदेश से लगे हुए हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट इनमें से किस शहर में स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट ये आपका चेन्नई में स्थित है, मरीना बीच, चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी चेन्नई राइट आंसर हो जाएगा। और भाग 2 का ये रहा आखिरी क्वेश्चन, भाग 2 का। इसके बाद चालू होगी पॉलिटी के 25 क्वेश्चन, इसके बाद चालू होगा आपका साइंस के 25 क्वेश्चन। तो भाग 2 का आखिरी क्वेश्चन है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? तो अरब सागर से राइट आंसर ये इस प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि कौन सी सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूं, एक तो आपका है आंध्र प्रदेश, दूसरा है गुजरात। इनमें से कौन सा आंसर सही है? कमेंट में ये लिख देना सर भाग 2 का आंसर और अपना आंसर लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि भाग 2 के लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, पॉलिटी राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था के 25 क्वेश्चन। इसके बाद पढ़ेंगे हम साइंस के 25 क्वेश्चन अंत में। चलो पॉलिटी का देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने डैश के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को ग्रहण किया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये आपकी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा। उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? तो उपाधियों का उन्मूलन ये समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी समता का अधिकार प्रश्न के लिए राइट आंसर है। राज्यसभा की अध्यक्षता द्वारा किसके द्वारा की जाती है?
जबकि लोकसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का अध्यक्ष पूछा गया है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है आपका उपराष्ट्रपति, ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, और लोकसभा का अध्यक्ष कहलाता है सभापति। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी से आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा का सभापति। संसद का सत्र शुरू होता है, तो संसद का जो सत्र है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल से स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नकाल से संसद का सत्र चालू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम के प्रतिबंधित करने से संबंधित है? तो जबरन का आप श्रम नहीं करा सकते। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार यह मौलिक अधिकार है, इसके तहत जबरन का आप श्रम नहीं करा सकते। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद नंबर 23 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 23, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अधिकार है। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से डैश की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की अवधि से 5 साल के लिए पद धारण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, 5 साल 5 वर्ष राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? तो राष्ट्र के किसी भी कोने में चले जाओ, एक समान नागरिक संहिता, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 44 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अप्रैल 2022 तक लोकसभा के कितने आम चुनाव हुए थे? तो अप्रैल 2022 तक लोकसभा के टोटल 17 आम चुनाव हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी, 17 आम चुनाव राइट आंसर है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा बोलते हैं, 2005 प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिनों तक का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करता है? तो 100 दिन का, प्रत्येक ग्रामीण वासियों को 100 दिन का प्रतिवर्ष जो है रोजगार सुनिश्चित करता है, प्रदान करता है मनरेगा के तहत। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। ऑप्शन नंबर बी, 3 अंग हैं सरकार के संविधान के अनुसार। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किससे अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 से अधिक सदस्य नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, 20 से अधिक सदस्य राइट आंसर है। किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो संक्षिप्त बहस करने के लिए समापन, ऑप्शन नंबर डी, समापन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया? तो संशोधन प्रस्तावना में सबसे पहली बार सन 1976 में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। कमेंट करके बताना है संशोधन, जो प्रस्तावना का संशोधन हुआ था उसमें कौन कौन से 3 वर्ड जोड़े गए थे, कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो राइट आंसर हो जाएगा संघवाद। यह भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। ऑप्शन नंबर बी, संघवाद राइट आंसर है। भारत में कितने अलग अलग स्तर की अदालतें हैं? तो भारत के अंदर 3 अलग अलग स्तर की अदालतें हैं। ऑप्शन नंबर बी, 3 अलग अलग स्तर की अदालतें राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा भारत का। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, इसकी जो नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होगी। ऑप्शन नंबर डी, कैग जिसको बोला जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? तो भारत की संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत जो है ये आपका गणतंत्र है। क्या है? भारत एक गणतंत्र है। ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित भारत के संविधान में भाग 4 है। ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 राइट आंसर हो जाएगा। यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं, तो उसके पास ऐसे कानून को रद्द करने की शक्ति है।
मतलब न्यायपालिका कानून को रद्द कर सकती है। इस शक्ति को क्या कहा जाता है? तो इस शक्ति को न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए न्यायिक समीक्षा राइट आंसर है। भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिसर को ही समाप्त कर दिया? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित हुआ था एक अधिनियम जिससे भारत परिसर को समाप्त कर दिया गया था, वो था आपका 1935 का भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम, जिसको GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी कहा जाता है। GOI 1935। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी डी, माफ कीजिएगा, 6 वर्ष विधान परिषद की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर ए इस श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार राइट आंसर है। मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा भाग 3 का आखिरी क्वेश्चन, जिसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद आएगा साइंस के 25 क्वेश्चन। भाग 4, राज्य के नीति निषेक सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताता है? तो भाग 3 का आंसर कमेंट करके बताओ, लिख देना कमेंट में भाग 3, और जो भी आपका ABCD आंसर हो कमेंट कर देना। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 48। ठीक है, कमेंट करके बताइए ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में 40 या 48 में से क्या सही है। बढ़ते हैं भाग 4 की ओर। ये रहे आपके 25 क्वेश्चन। भाग 4 साइंस। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा भाग 4 और ये पहला क्वेश्चन। कण का पलायन वेग द्रव्यमान कैसा होता है? तो कण का पलायन वेग द्रव्यमान ये आपका द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। याद रखना, कण का पलायन वेग द्रव्यमान पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता। किसी भी कण का पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से समतल प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो समतल प्रतिबिंब जो है आभासी प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर डी आभासी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना कौन सी घटना है? तो पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दुर्घटना है, यह घटना है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। श्रृंखला या सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में क्या समान रहता है? तो सीरीज में आप रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, प्रतिरोध को जोड़ देंगे, तो उसमें आपकी धारा मतलब करंट समान रहेगा। ऑप्शन नंबर ए धारा राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए धारा का मापन या करंट का मापन किस मीटर से करते हैं? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, एक तो आपका वोल्ट मीटर, दूसरा आपका एम्पियर मीटर। धारा को किससे मापते हैं? कमेंट करके बताइए, वोल्ट मीटर से या एम्पियर मीटर से। नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है? तो नेत्र का दूरबिंदु बोला गया है, निकटतम बिंदु नहीं, दूरबिंदु होगा आपका अनंत। ऑप्शन नंबर डी अनंत प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका पीएच मान 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर ए 10.5 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं NH4Cl, ये आपका ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है NH4Cl। कमेंट करके बताइए NH4Cl का रासायनिक नाम, NH4Cl को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। निम्न में से कौन कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है? तो कॉपर सल्फेट का विलयन नीले कलर का होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी नीला रंग राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कैल्कोसाइट किसका अयस्क है? तो कैल्कोसाइट ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी कॉपर का अयस्क है कैल्कोसाइट। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है किस लिए प्रयोग की जाती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का गैस का प्रयोग ऊन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऊन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मस्टर्ड गैस किसके प्रयोग से बनाई जाती है? तो मस्टर्ड गैस बनाई जाती है एथिलीन के प्रयोग से। ऑप्शन नंबर सी मस्टर्ड गैस को एथिलीन के प्रयोग से बनाया जाता है। ग्लूकेगन हार्मोन डैश से निकलता है? तो ग्लूकेगन हार्मोन ये आपका बीटा कोशिका से निकलने वाला हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन वशापाचन एंजाइम है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका लाइपेज एक वशापाचन एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी लाइपेज प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रसव के समय कौन सा एंजाइम निकलता है? तो प्रसव के दौरान आपका रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। ऑप्शन नंबर सी रिलैक्सिन हार्मोन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मेरु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरु तंत्रिकाओं की बात हो रही 31 जोड़ी। किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य निम्न में से कैसा होता है? तो किसी भी वस्तु पर घर्षण के द्वारा जो कार्य किया होगा, कोई चीज घिसेगी तो ऋणात्मक कार्य ही होगा। ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक कार्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की आपकी बामर श्रेणी ये दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पूर्ण कृष्ण पिंड की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? तो पूर्ण कृष्ण पिंड जो होता है उसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है, 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 की घात जूल के बराबर होता है। यहां पर आपका 10⁻⁻19 की घात है, इसको सही कर लेना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्न में से क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपका टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर सी टेस्ला राइट आंसर हो जाएगा। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो लेंज का जो नियम होता है ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा के संरक्षण पर लेंज का नियम आधारित होता है। किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढाल से क्या पता चलता है? तो दूरी और समय का ग्राफ जो है ये चाल बताएगा। चाल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला होता है, मैथ्स में भी पढ़ा होगा आपने। चाल बराबर क्या होता है? दूरी और समय के फॉर्मेट में बताइए। निम्न में से अधिकतम घर्षण बल किसमें होता है? तो सबसे ज्यादा घर्षण बल आपका जब आप सूखी कंक्रीट पर रबड़ को घिसेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा भाग 4 का आखिरी क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों 25-25-25 का कॉन्सेप्ट लाए हैं कि आपके कम क्वेश्चन रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, मिक्स 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और टॉपिक भी आपके पूरे कवर होते चलेंगे। जरूर कमेंट करके बताना जिसने भी पूरा वीडियो देखा, ये 25-25-25 का आपको कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, अच्छा है या नहीं, हमें कमेंट करके बताइएगा। ये दूसरा वीडियो है इस कॉन्सेप्ट का। इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या वीडियो के अंत में वो आपको शो हो जाएगा। तो भाग 4 के 25वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए। वायुयान से गिरते पिंड में निम्न में से कौन सी